राजेश की आंखों में नींद नहीं थी। रात के 2 बज रहे थे और वो अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा कैलकुलेटर पर अंक जोड़ रहा था। पिछले 7 सालों से यही उसका रूटीन बन गया था। पापा, आज स्कूल में मेरे दोस्त ने नया बैग दिखाया, बहुत सुंदर था। उसकी 8 साल की बेटी आरुषि ने वीडियो कॉल पर कहा था शाम को। बेटा, अगले महीने तुम्हें भी दिला दूंगा, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि उसके दिल में चुभन हुई थी। वो जानता था कि उसके पास खुद के जूते के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे इस महीने। राजेश इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला एक होनहार युवक था। 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। प्रियंका, सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छे घर की लड़की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगे। प्रियंका को राजेश का मध्यम वर्गीय जीवन पसंद नहीं आता था। वो अक्सर कहती थी, मेरे दोस्तों के पति तो विदेश में सेटल्ड हैं और मैं यहाँ इस छोटे से फ्लैट में। राजेश मेहनत करता था, ओवरटाइम करता था, लेकिन प्रियंका की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती थी। 3 साल बाद जब आरुषि पैदा हुई, राजेश ने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन स्थिति और बिगड़ती गई। एक दिन घर आकर राजेश ने देखा कि प्रियंका अपना सामान पैक कर रही है। मैं अपने मायके जा रही हूं और मैं वापस नहीं आऊंगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। आरुषि तब सिर्फ 5 साल की थी। राजेश ने समझाने की बहुत कोशिश की, रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन प्रियंका अड़ी रही। 6 महीने बाद तलाक की नोटिस आई और साथ में एक लंबी लिस्ट। गुजारा भत्ता, बच्ची की कस्टडी, मुआवजा। कोर्ट के चक्कर शुरू हुए। वकील की फीस, केस की तारीखें, काम से छुट्टियां। राजेश की जिंदगी एक अंतहीन संघर्ष बन गई। देखिए राजेश जी, आपको प्रियंका को हर महीने 25,000 रुपए गुजारा भत्ता देना होगा और बच्ची के लिए अलग से 15,000 रुपए, साथ ही उनके रहने के लिए फ्लैट का किराया भी। लेकिन मेरी सैलरी तो सिर्फ 65,000 रुपए है। इसमें से 40,000 देने के बाद मैं खुद कैसे जीऊंगा? राजेश ने घबरा कर पूछा। यही तो समस्या है, वकील ने कहा, लेकिन कानून में पत्नी और बच्चे के अधिकारों की रक्षा ज्यादा है। पति की परिस्थितियों को कम देखा जाता है। फैसला आया, राजेश को हर महीने 40,000 रुपए देने होंगे। अगर 1 महीने भी पेमेंट नहीं की तो जेल हो सकती है। राजेश ने अपना फ्लैट बेच दिया जो उसने लोन लेकर खरीदा था। किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। उसने ऑफिस में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिया। वीकेंड पर ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसके माता पिता बूढ़े थे, उन्हें भी सहारे की जरूरत थी, लेकिन राजेश खुद इतना टूट चुका था कि किसी की मदद नहीं कर पाता था। पापा, कब आओगे मिलने? आरुषि हर हफ्ते पूछती थी। कोर्ट ने महीने में सिर्फ 2 बार मिलने की इजाजत दी थी, वो भी प्रियंका की मौजूदगी में। राजेश जब भी जाता, प्रियंका ताने मारती, समय पर पैसे क्यों नहीं भेजते? बच्ची को क्या खिलाएं? राजेश चुप रहता। वो बहस नहीं करना चाहता था आरुषि के सामने। एक रात राजेश को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, थकान और डिप्रेशन से। डॉक्टर ने कहा, आपको आराम चाहिए, तनाव कम करना होगा। डॉक्टर साहब, राजेश ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, तनाव कम करूं तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। अस्पताल में पड़े पड़े राजेश को अपने कॉलेज के दिन याद आए। कितने सपने थे उसके, अपना घर, खुशहाल परिवार, बच्चों के साथ वक्त बिताना। आज वो 35 साल का हो गया था, लेकिन जिंदगी 65 साल की लग रही थी। उसका दोस्त अमित मिलने आया। राजेश, तू अकेला नहीं है भाई, हमारे ग्रुप में 5 और दोस्त हैं जो इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। सबकी एक ही कहानी है। राजेश ने सिर हिला दिया। वो जानता था, कानून में समानता की बात होती है, लेकिन व्यवहार में पुरुषों की परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि वो कमाने की मशीन है, उनकी भी भावनाएं हो सकती हैं, ये किसी को नहीं दिखता। आज 7 साल हो गए हैं। राजेश अभी भी रोज 14 से 16 घंटे काम करता है। उसने फिर से शादी करने के बारे में कभी सोचा नहीं। ना तो वक्त है, ना हिम्मत, ना पैसे। उसकी जिंदगी सिर्फ 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, पैसे कमाना और महीने में 2 बार अपनी बेटी से मिलना। आरुषि अब बड़ी हो रही है। राजेश को डर है कि एक दिन वो भी उससे दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका उसके मन में अपने पिता के खिलाफ
जहर भरती रहती है। जब भी राजेश थक जाता है और सोचता है कि सब कुछ छोड़ दे, तो आरुषि की मासूम आवाज याद आती है, पापा आई लव यू। और राजेश फिर से उठ खड़ा होता है, अगले दिन के लिए, अगले महीने की किस्त के लिए, अपनी बेटी की झलक पाने के लिए। क्या ये कहानी सिर्फ राजेश की है या समाज के अनगिनत राजेशों की? ये एक फर्जी कहानी है जो भारत में पुरुषों की कुछ वास्तविक स्थितियों को दर्शाती है। हर तलाक की कहानी अलग होती है और कई बार महिलाओं को भी न्याय नहीं मिलता, लेकिन ये जरूरी है कि हम सभी पक्षों की परेशानियों को समझें और कानून में संतुलन हो।